एक सोसाइटी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारी है चाहे कोई भी है, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज एजुकेशन। हाँ। क्या आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो आज से हजारों साल पहले हम लोग सही कर रहे थे भारत में और आज वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है? कैन वी टॉक अबाउट दैट? बिकॉज यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बैठे हैं वो इसी एज ग्रुप में है, अराउंड 18, 19, 20 years. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट अगर हम उसके बारे में जी जी आप कुछ बात कर सके। जी, आज का जो एजुकेशन सिस्टम वो एक्चुअली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, उसी को हम आज चला रहे हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, एमबीए देंगे, ऐसी डिग्रीज देंगे, लेकिन सिस्टम वही है, पद्धति वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। फोकस इज ऑन एग्जाम्स, फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन, फोकस इज ऑन डिग्रीज, और स्कूल में फोकस इज ऑन कंप्लीट एब्सोल्यूट ओबीडियंस। मे आई गेट अप टीचर, मे आई सिट डाउन टीचर, मे आई ड्रिंक वाटर टीचर। आप सांस भी नहीं ले सकते विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर। तो आप एसेंशियली बिल्कुल ओबीडियंट शीप बन रहे हो। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, यू नॉट अलाउड टू थिंक। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ये सीखते नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू थिंक, एंड सेकेंडली हाउ टू लर्न। यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। आप कुछ नई स्किल या कोई नया कंसेप्ट कैसे सीखेंगे? आप सिर्फ मेमोराइजेशन करके नहीं सीख सकते, आपको एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट, उसको यूज करना है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। दैट इज अ रियल एक्विजिशन ऑफ अ स्किल। और ये सब हमें सिखाया नहीं जाता है। तो हिस्टोरिकली कैसा था? हिस्टोरिकली हमारा सिस्टम बहुत अलग था। वैदिक समय में गुरुकुल सिस्टम था, जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन गुरुकुल क्या था? ये हर कोई गुरुकुल नहीं जाता था। हमारा एक्चुअल जो एजुकेशन सिस्टम था, इट वाज सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स। हमारे पूरे सिविलाइजेशन में, पूरे सबकॉन्टिनेंट में हर जगह टेम्पल्स होते थे। तो टेम्पल्स जो थे, मंदिर जो थे, दे वर द सेंटर्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और हर मंदिर, जो छोटा मंदिर होता था, वो लोकल जो बच्चे होते थे आजू बाजू के, उनको बेसिक एजुकेशन देता था, लाइक काखा गाघा ये सब, और बेसिक गणित, मैथमेटिक्स। फिर बड़े टेम्पल होते थे जहाँ पर मोर एडवांस एजुकेशन मिलता था। और फिर कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा, हमने सुना है इनके बारे में, जहाँ पर बेस्ट एजुकेशन इन द एंटायर वर्ल्ड मिलता था। और दुनिया भर से लोग आते थे, ग्रीस, यूनान से आते थे, चाइना से आते थे, चीन, शुआनजांग एक्सेट्रा, सेंट्रल एशिया से स्कीथियंस आते थे। हर कोई यहाँ पर भारत में आता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमारा बहुत सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम था और हर जगह स्प्रेड था, डिसेंट्रलाइज था, ये था। और उसका फोकस था ज्ञान एक्चुअली अक्वायर करने का। और हर व्यक्ति को लेट्स से मास्टर्स डिग्री लेवल तक के एजुकेशन की जरूरत नहीं होती थी। मोस्ट पीपल जस्ट वांट टू अक्वायर एक पर्टिकुलर स्किल सेट, उससे वो अपना जीवन शुरू करना चाहते थे। यू वुड गेट बेसिक एजुकेशन, कखा गगा, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक। आपके जीवन में कभी अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई स्टडी एडवांस मैथमेटिक्स, आई लव इट, बट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एडवांस मैथमेटिक्स इन लाइफ। आपको सिर्फ एरिथमेटिक की जरूरत पड़ती है। तो एरिथमेटिक और लैंग्वेज सिखाते थे, और फिर कोई स्किल सेट जो आप अप्रेंटिस होके कर सकते हो। तो टिपिकली जो यंग लोग थे, वो 14, 15, 16 साल के उम्र तक एक्चुअली काम करना शुरू करते थे एज पार्ट टाइमर्स, एंड देन इवेंचुअली दे वुड गो इनटू फैमिली बिजनेस एंड ऑल। ये बहुत हजारों वर्षों से चलता आ रहा था ये सिस्टम। तो हमारा सिस्टम ये था। और कुछ लोग, मे बी 1%, 2% को विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस मिलता था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड मेरिट। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा फ्री था। इट वॉज ऑलवेज सब्सिडाइज्ड बाय द किंग्स, बाय द किंगडम्स, एम्परर्स एंड स्टेट। कभी भी आपको 1 रुपए का फीस देना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आपको मंथली रिकरिंग गुरु दक्षिणा देनी होगी और आप अगर 1 साल की देंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज कंप्लीटली फ्री। इट वॉज ऑल गिवन बाय द किंग्स। तो ये इन अ नटशेल हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था। इट वॉज फोकस्ड ऑन एक्चुअल एजुकेशन। आप सचमुच कुछ सीखते थे, आप रियल वर्ल्ड स्किल्स एक्वायर करते थे, जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। आज का एजुकेशन सिस्टम है, आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री लेकर निकलेंगे, यू आर क्लूलेस। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है आज। आप अगर कंप्यूटर साइंस डिग्री लेंगे तो आप में उसको एसेज लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। दीज आर प्रॉब्लम्स। अभी थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज बैड, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, और इसे हमें रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। और उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आज से बिल्कुल अलग था, इन द सेंस कि उस टाइम पे भी एक गुरु होते थे गुरुकुल में या टेम्पल में, और शिष्य होते थे। आज भी ऐसे ही होता है। आज एक टीचर है और क्लास में स्टूडेंट्स हैं। जी, जी। तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस था जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम का जो एजुकेशन हमारा सिस्टम था वो आज के सिस्टम से बेटर था? पहली बात है, इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। तो जो गुरु होते थे या जो शिक्षक होते थे, उनका जो सैलरी होता है लेट्स से, और उनका जो टेम्पल का अपकीप का जो भी पैसा है, या फिर जो भी कॉलेज वट एवर इट इज, वो सब वहाँ के जो लोकल राजा होते थे वो देते थे। सो देर वॉज नो प्रेशर ऑफ मनी ऑन द गुरु। सो वो स्टूडेंट को एज अ रिसोर्स नहीं देखते थे।
एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड नहीं देखते थे। और दूसरी बात होती थी कि जो आपका जो कोई गुरु है वो आपके जीवन भर के गुरु है। ऐसा नहीं कि अभी आपने इस आपने 2 साल के लिए स्टडी कर लिया, अब उनको पेमेंट नहीं दे रहे हो, सो आपके गुरु आपके टीचर नहीं रहे। ये एक बार आपके गुरु हुए तो लाइफ लॉन्ग गुरु होते थे, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती थी। आज ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, अगर आपने नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं किया तो आपके टीचर नहीं रहे। तो एसेंशियली आज देखिए, आज हमें सिखाया जाता है कि हमारे टीचर्स हमारे गुरु है। ये सच बात नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ टीचर। आज के टीचर्स में मुझे दुख से कहना पड़ता है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर विच यू हैव टू पे इन एडवांस। ये डिफरेंस है, मेन कोर डिफरेंस ये है। उस समय गुरु कभी आपसे पैसा नहीं लेते थे, गुरु दक्षिणा का सिस्टम था, इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम। आपका पूरा एजुकेशन हो गया, फिर आप वॉलंटरीली उनको कुछ दे सकते हो। ये होता है गुरु दक्षिणा। ऐसा नहीं कि गुरु की दक्षिणा नहीं दी तो आपका एजुकेशन नहीं होगा। इट वॉज कंप्लीटली ऑप्शनल, कंप्लीटली वॉलंटरी। तो ये मेन डिफरेंस है। आई थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है उस गुरु की जो रिस्पेक्ट है। हाँ, वो उस टाइम पे मैं इमेजिन कर सकता हूं कि कितनी ज्यादा होगी। बिल्कुल। आई एम श्योर उस गुरु को उस टाइम पे किंग से लेकर के जो नीचे जो लोग हैं सबसे रिस्पेक्ट मिलती होगी, और एक ऐसा दर्जा मिलता होगा सोसाइटी में कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था उस टाइम पे उस गुरु के लिए। बिल्कुल। कि अब मुझे सेल्फलेसली जो बच्चे आ रहे हैं उनके अच्छे के बारे में सोचना है, क्योंकि उसका अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट था दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। वंस योर बेसिक कोर सेल्फ इंटरेस्ट इज टेकन केयर ऑफ, देन यू कैन सर्व सोसाइटी। और ये प्रॉब्लम है। उस समय हमारा जो सोसाइटी था, इट वाज वेरी प्रॉस्परस, बहुत ही वेल्दी सोसाइटी था। अगर आप जीडीपी का अगर स्टडी करेंगे, एंगस मैडिसन की किताब पढ़ेंगे, सो इंडिया कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड जीडीपी अंटिल 1700s। ये सिचुएशन था। एंड बिफोर 0 AD इट वाज इवन मोर। तो इंडिया वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। अगर आपके पास मनी नहीं है और सरप्लस टाइम नहीं है तो आप एक अच्छा बड़ा सिविलाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। सो वी हैड ऑल दैट। हिस्टोरिकली टेम्पल्स वर इनक्रेडिबली वेल्दी। इसीलिए जो बाहर के जो तुर्क वर्क आए वो सब टेम्पल्स को अटैक करते थे, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा वेल्थ होता था। और आज 1-2 टेम्पल्स बच गए हैं जहाँ पर ऐसा वेल्थ बच गया है। वन इज द श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल साउथ में। वहाँ पर एटलीस्ट जो जितना खोला है वहाँ पर एटलीस्ट $1 ट्रिलियन वर्थ का वेल्थ है। और ऐसा हर जगह होता था, बहुत वेल्थ होता था। सो पीपल रिस्पेक्टेड, ये रिस्पेक्ट था कि हम आपको इतना डोनेशन देंगे फॉर द अपकीप एंड फॉर फ्यूचर अपकीप, लेट्स से 100 साल में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो और आप समाज की सेवा कर सके एज गुरुज। तो देखा जाए तो एजुकेशन एक्चुअल में टेम्पल में होती थी। दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, क्योंकि देन वी आर इक्वेटिंग एजुकेशन एंड लर्निंग विद वर्शिप। एब्सोल्युटली। आज तो वो एक जरिया है बस पैसा कमाने का या कहीं से फटाफट से सेट हो जाने का, जो टिपिकल एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं अपने घरों में कि ये लड़का तो सेट हो गया, ये लड़की सेट हो गई, व्हाटएवर। वो दोनों तरीके से होता है। घर वाले अलग तरीके से बोलते हैं, आप लोग अलग तरीके से बोलते हैं। 1/3 ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद में फिर ऐसा क्या हो गया कि आज हम इस लेवल पर हैं? तो ये क्यों हुआ? हम इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कैसे हम देते थे? इट इज बिकॉज वी वेर अ कंप्लीटली फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। अगर आप 5-6 हजार वर्ष पहले के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे, सरस्वती सिंधु एरिया में, सप्त सिंधु एरिया में, जैसे आज हम हड़प्पन या इंडस वैली रीजन बोलते हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा कि हर सिटी, हर विलेज, हर बड़ा शहर, हर छोटा गांव में जो रोड्स होते थे वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से ग्रिड सिस्टम में लेआउट होते थे। और दूसरी बात थी कि वहां पर बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज थी। शिप मेकिंग इंडस्ट्री, हाइड्रो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, हर प्रकार की इंडस्ट्री हुआ करती थी। सो वी वेर अ कंप्लीटली फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन 5,000-6,000 ईयर्स बिफोर टुडे। और फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आए भारत में, उन्होंने सिस्टमैटिकली भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, सारे इंडस्ट्रीज नष्ट कर दी उन्होंने। अंटिल 1700 वी वर स्टिल अ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन। उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज क्यों नष्ट की? क्योंकि वो इंडिया को एज अ मार्केट बनाना चाहते थे। दे वांटेड इंडिया टू बी कन्वर्टेड टू अ मार्केट सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट मोर वेल्थ आउट ऑफ इंडिया। वो अपना थर्ड रेट चीप कॉटन और वो जो भी फैब्रिक टेक्सटाइल वो बनाते थे मैनचेस्टर में, वो यहाँ पे डंप करना चाहते थे। इन एक्सचेंज फॉर दैट दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट इंडियाज गोल्ड एंड सिल्वर आउट ऑफ इंडिया। सो ब्रिटिश ने भारत को कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। और दूसरा, एवरीबडी इन इंडिया हैड लैंड, सबका लैंड उन्होंने हड़प लिया। ये एक्चुअली तुर्कों ने शुरू किया, मुगल्स ने, और फिर ब्रिटिश ने उसको सिस्टमैटिकली और टू द नेक्स्ट लेवल ले गए। इसलिए भारत का जीडीपी टूट गया। व्हेन द ब्रिटिश केम, जब उनका जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश राज शुरू होता है 18th सेंचुरी के आसपास, तब भारत का जीडीपी और 25% ऑफ द वर्ल्ड था उस समय,
1700s 1800s की बात है, और जब वो निकले यहाँ से तो 2% से कम था। कहाँ गया सब? दे टुक इट। ये बात है, दैट्स व्हाट हैपेंड। आपके भी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें कमेंट्स ये रहते हैं कि आपके जो ओपिनियन है वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री से डिफर करते हैं और फैक्ट्स नहीं होते हैं बट ओपिनियन है। तो अगर लेट्स हम ये सपोज करते हैं कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया था वो हिस्ट्री अगर गलत है, तो इट्स बिन अराउंड 70 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमारी तो एक जनरेशन ने एक हिस्ट्री पढ़ लिया। अब अगर हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री अलग थी, तो अब तो उस चीज़ को हम अगर मान लिया जाए कि 70 साल में हमारे पेरेंट्स ने जो हिस्ट्री पढ़ा, तो हम उसको अब कैसे गलत मान लें? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन? डू वी नो हाउ टू थिंक? डू वी नो हाउ टू लर्न? किसी को हम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते नहीं है हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन समबडीज ओपिनियन एंड एन एक्चुअल फैक्ट। और दूसरा, हाउ टू डू क्रिटिकल थिंकिंग। आप ये कैसे सोच समझोगे? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन। आज अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो हिस्ट्री की, किसी ने भी लिखी है लेट्स से, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फैक्ट से ओपिनियन से? अगर फैक्ट है, दे विल गिव एक्चुअल प्राइमरी रिसोर्सेज कि मैं ये कह रही हूं या कह रहा हूं, मैं ये चैप्टर लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन दीज सोर्सेज, एंड देन यू कैन गो एंड वेरीफाई दोस सोर्सेज। दैट इज हाउ यू नो इट्स अ फैक्ट। अगर कोई बिना रेफरेंसेस का हिस्ट्री बुक लिखता है, दैट इज कंप्लीट ओपिनियन। और हमें इतना भी सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू फैक्ट चेक समथिंग। आजकल कुछ ऑफिशियल प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स है सोशल मीडिया पे, जिनका जो कहना है वो सब फैक्ट है। हाउ डू वी नो भाई? We have to learn the ability, we have to acquire the ability to do our own fact checking. It is not that difficult, लेकिन किसी को सिखाया नहीं जाता है। So you have to look for sources and references. अगर let's say Mrs. XYZ ने ये कहा, ये लिखा एक टेक्स्ट बुक में, तो you need to know how to fact check what is written there. You are right कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ it is completely against whatever is traditional history. भाई ट्रेडिशनल हिस्ट्री को आप फैक्ट चेक कर लीजिए। प्लीज डू योर फैक्ट चेकिंग कि इन्होंने ये क्लेम किया है, वो क्लेम किया है, उसका बेसिस क्या है उसके क्लेम का। प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द एबिलिटी, हमारे बच्चों में एबिलिटी है ही नहीं टू डू फैक्ट चेकिंग। सो दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज एंड क्लूलेस कि किसकी बात सही माने। यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन लर्निंग हाउ टू डू योर ओन फैक्ट चेकिंग। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको गूगल सर्च करना सबसे पहले सीखना है अच्छे से, और दूसरा यू टू गो डीप इन टू सोर्सेज। आपको रैबिट होल में कैसे डीप जाना है वो समझना है। इट इज नॉट दैट हार्ड टू डू फैक्ट चेकिंग। देन यू विल नॉट हैव टू वंडर कि भाई ये सच बोल रहा है या वो सच बोल रही है, क्या सच है। यू विल नो आफ्टर हाफ एन आवर टू और लेट्स से 1 डे ऑफ रिसर्च, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग रिसोर्सेज से जा करके देखना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर ये बात लिखी गई है तो ये इसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है। जी। मान लो उसका जो सोर्स है वो ये 2 बुक्स हैं जहां से आ रही है, उनका सोर्स क्या है? 2 बुक्स हैं, उसका सोर्स क्या है? एग्जैक्टली, गो डीप। वही तो कह रहा हूँ, गो डीप इनटू द रैबिट होल, गो टू द प्राइमरी सोर्सेज कि भाई राजा चंद्रगुप्त के समय का ये इंस्क्रिप्शन है, दैट इज द ओरिजिनल सोर्स, दैट इज द प्राइमरी सोर्स। सो यू हैव क्या टू वो अवेलेबल है हमारे पास में? अगर अवेलेबल नहीं है तो देयर इज नो, देन दैट्स एन ओपिनियन, दैट्स जस्ट ओपिनियंस। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है उसके बारे में आप बोल रहे हो, दैट इज कंजेक्चर, दैट इज स्पेक्यूलेशन, दैट कुड बी ओपिनियन, दैट कुड बी राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर कोई हार्ड एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि भाई इस जगह पर ये इंस्क्रिप्शन है इस डेट का, तो दैट इज हार्ड स्टोन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि कुछ जगह पर प्राइमरी सोर्सेज आर लिटरेरी एविडेंस कि उस समय के लेट्स से किसी हिस्टोरियन ने लिखा है कि ये हुआ, दैट इज हार्ड एविडेंस। या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि भाई ये लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी नहीं थी, आज आपको सैटेलाइट इमेज दिखेगी, आज आपको बहुत सारे नेचर पेपर्स मिलेंगे, ये सब प्राइमरी एविडेंस है। सो वी हैव टू लुक फॉर द प्राइमरी सोर्सेज एंड हार्ड साइंटिफिक एंड इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस। उसके बेसिस के ऊपर आपको अपने ओपिनियंस बेस करने हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समबडीज वर्ड्स एंड प्रोनाउंसमेंट्स। तो आपको ये एबिलिटी अक्वायर करनी है, हाउ टू डू द फैक्ट चेकिंग एंड गो डीप इनटू इट टू द वेरी सोर्स। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बोला कि पहले के ज़माने में गुरुकुल सिस्टम था, बट सर उस गुरुकुल सिस्टम में सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज नॉट अलाउड टू एंटर। हाउ डू यू नो? सर मतलब सर्टेन सेक्शन जैसे कि सम लोअर कास्ट, हाउ डू यू नो दिस? आप ये क्लेम कर रही हो, हाउ डू, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लेम? प्राइमरी सोर्स क्या है? सर जैसे हमने देखा है कि एक सेक्शन है सोसाइटी का जो आज तक एजुकेशन की फील्ड में आज तक उसको मतलब वो एक सेक्शन से पीछे है। जैसे कि आप देखेंगे एक सर्टेन कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से लो ही जाती है। उसका जैसे उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें मतलब पहले से ही
उस फील्ड एजुकेशन की फील्ड में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये आपको कैसे मालूम कि पहले से ऐसा है? पहले के ज़माने में ऐसा